घर है वो। नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद। अनंतनाग में घायलों से मिलेंगे शाह। दिल्ली लौटने पर होगी सीसीएस की बैठक। जयपुर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी और 3 बच्चों के साथ पहुंचे आगरा। खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आगवानी। ताज का किया दीदार। पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर सीएम ने 2 मिनट का मौन रख मृतकों को दी श्रद्धांजलि। राजधानी में अलर्ट। पुलिस ने बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई विशेष निगरानी। यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप पर रार। पक्ष विपक्ष में बार पलटवार। कांग्रेस ने संस्कारों की दी दुहाई। भाजपा ने पूछा क्या अपने परिजनों को देंगे खुली छूट। बीजेपी बोली सर्वोच्च न्यायालय ने दी है मान्यता। रामनगर के कोसी ब्लॉक से 2 दिन पहले ट्रैकुलाइज किए गए बाघ की मौत। ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में चल रहा था उपचार। गंभीर संक्रमण के कारण हुई डेथ। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको ताजमहल से दिखाते हैं, जहां पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ पहुंचे और फोटो शूट करवा रहे हैं। और वहीं दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर हुए आतंकी हमले से पूरे देश में रोष है। हमले में 26 लोग मारे गए, कई अन्य घायल हुए हैं। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मौजूद हैं। वहीं पुलिस अस्पताल में सभी मृतकों का शव रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों से मुलाकात की। अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हाई लेवल बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में हुए घटनास्थल का भी दौरा करेंगे और इसके बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सीएम आवास में आयोजित प्रातःकालीन बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं शोक संतृप्त परिवारों के साथ अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। यह कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी है। हमले ने साथ ही सीएम ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में भी अलर्ट घोषित किया गया है। देहरादून के एसएसपी ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे जिले में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देहरादून की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। देहरादून पुलिस ने बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, घंटाघर
और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है। आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह खुद देर रात तक इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा नेता को सीधे तौर पर कह दिया कि अगर यूसीसी उत्तराखंड के लिए इतना बेहतर साबित हो सकता है तो क्या बीजेपी के नेता अपने परिवारजनों को लिविंग रिलेशनशिप की खुली छूट दे सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। उसी के अनुरूप उत्तराखंड यूसीसी में इसका प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान कर रही है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में उस बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान। करण मेहरा किस मानसिकता से ग्रस्त हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि करण मेहरा भी कोई बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने लोग हैं। आदमी भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, है तो हमारा उत्तराखंड का। अपने बच्चों के बारे में कोई इस प्रकार की बात कर सकता है, मैं पहला गार्जियन देख रहा हूं। उनके भी शायद बच्चे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो उनके परिवार में तमाम बच्चियां होंगी, और इस तरह का भाव आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो या उससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती है तो उसको हतोत्साहित करे, अपनी बात रखे, लेकिन परिवार के बच्चों तक तो न जाए, अपने बच्चों तक तो न जाए कम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यूसीसी में लिव रिलेशनशिप को लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही है, लगातार हमले के बोल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में जब से यूसीसी लागू हुआ है, कांग्रेस सहित तमाम जितनी पार्टियां हैं यूसीसी का विरोध कर रही हैं। उसमें कांग्रेस भी है जो यूसीसी का विरोध कर रही है। उसी के अंतर्गत एक लिविंग रिलेशनशिप है, यूसीसी में प्रावधान किया गया है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही इसमें प्रावधान है उस रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी खबर उनके माता पिता को दी जाएगी जो लड़के या लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस का एक सीधा विरोध था कि लिविंग रिलेशनशिप यहाँ पर उत्तराखंड में देवभूमि है, नहीं होना चाहिए था। तो सरकार का था कि ये कोर्ट का आदेश है, इसके कारण इस प्रावधान को लाया गया था। दूसरी तरफ सरकार को तर्क ये है कि यूसीसी लागू नहीं होने से लिविंग रिलेशनशिप के युवा और करते थे, लेकिन
कैसे कैसे कितने मामले ऐसे एक लड़के या लड़की को मार दिया गया, उसके बाद पता नहीं चल रहा था कि कौन उसके साथ था। उसके बाद सरकार का ये भी कहना था कि लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा पैदा होता था तो उसकी इन सब सारे पहलुओं को देखते हुए में लिविंग रिलेशन को में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस में जिस तरह का विरोध हो रहा है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वरूप इतनी सारी बातें बोल दी को चाहेगा नहीं रहना चाहिए जो व्यक्तिगत हो। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद शैलेंद्र। वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की में बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस मौके पर पहुंचे सांसद ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान में एक गोष्ठी का आयोजन कर रही है। वहीं हरिद्वार जिले में रात में हो रहे अवैध खनन को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी कि खनन वैध है या वैध। 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा साहब का भारत के संविधान के लिए, भारत के लिए और भारत के जो पिछड़ा तबका है उनका क्या योगदान रहा है, उसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर एक गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वहीं रामनगर के कोसी ब्लॉक में बीते कुछ दिनों से एक बाघ की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी थी, लेकिन लगातार निगरानी के बाद 2 दिन पहले वन विभाग की टीम ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सकों की मदद से बाघ को ट्रैकुलाइज किया और इसके बाद उसे ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाकर उपचार शुरू करवाया। बावजूद इसके सभी को स्तब्ध करने वाली खबर सामने आई है। रेस्क्यू सेंटर में बाघ की मौत हो गई है। रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित ने कहा कि मृत बाघ एक नर था जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी। उन्होंने बताया कि गंभीर आंतरिक संक्रमण के कारण उसकी मौत हुई। बाघ की हालत शुरू से ही चिंताजनक बनी हुई थी। बाघ की मौत के बाद एनटीसीए की गाइडलाइंस के अनुसार उसका पोस्टमार्टम किया गया। से टाइगर को रेस्क्यू करके ढेला रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर दुष्यंत की टीम के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा था। दोपहर 12 बजे के आसपास टाइगर की मौत हो गई है। तो आज ही ढेला रेस्क्यू सेंटर में उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में टाइगर के गंभीर आंतरिक संक्रमण पाया गया, फेफड़े में काफ़ी पस भरा हुआ था। तो उसकी मौत हो गई। उसका बिस्तरा सुरक्षित रखकर आईवीआर बरेली भेजा गया और स्किन के सैंपल WI देहरादून भेजा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार रामनगर के कोसी ब्लॉक में एक बाघ का मूवमेंट बनाया हुआ था, मशक्कत के बाद उसको पकड़ा गया, उपचार जारी था, लेकिन आज से अचानक ये घटना सामने आई है कि बाघ की मौत हो गई। क्या कुछ कारण रहे? रामनगर वन विभाग के कोसी रेंज का मामला है। ये नए बाईपास पुल से इस बाघ को जो है विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर उसे रेस्क्यू सेंटर ढेला भेज दिया था, लेकिन कल इसमें बाघ की मौत हो गई है। नर बाघ बताया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल अब वन विभाग को भी खड़े होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बाघ इस क्षेत्र में देखा जा रहा था। लोगों की भीड़ लग रही थी। विभाग का भी कहना था मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं रोकना उनकी प्राथमिकता में है, क्योंकि जिस क्षेत्र में बाघ देखा जा रहा था वहाँ इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के टाइम भारी संख्या में लोग रहते थे, तो एक खतरा भी बना हुआ था। लेकिन जिस प्रकार 3 दिन पहले इस बाघ को रेस्क्यू किया गया था, तो एक राहत की सांस यहाँ तो गुजरने वाले लोगों ने ली थी। तो वहीं एक दुख भरी खबर ये भी आई कि जब कल इस बाघ ने दम तोड़ दिया। एसडीओ अंकित पडोला है, हालांकि उनका कहना है
कि इसमें जो अंदरूनी संक्रमण फैल गया था, जिस कारण बाघ की मौत हुई है। और विभागीय अधिकारी की मौजूदगी में इसका पोस्टमार्टम भी करा दिया। उन्होंने बताया कि बिसरा इसका अभी रखा गया है और एनपीसीए की गाइडलाइन की तहत पूरी कार्रवाई की गई है और तीसरा जो है लैब में बरेली भेजा जा रहा है। उसके बाद ही इसके मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। और जिस प्रकार बाघों को लेकर रामनगर में फॉरवर्ड पार्क, प्रसिद्ध फॉरवर्ड नेशनल पार्क बाघों की घनत्व को लेकर फेमस है, तो कहीं ना कहीं अब जो है वन्य जीव प्रेमियों में भी लेकर इसको लेकर काफी मायूसी देखी गई है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लोहाघाट में एक व्यापारी ने ईमानदारी दिखाते हुए एक महिला का गुम हुआ पर्स उन्हें लौटाया। व्यापारी नवीन को ये पर्स रास्ते में मिला। खोजबीन करने पर पर्स स्वामी सुमन, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं और यहाँ एक शादी में आई थी, उन्हें पर्स लौटा दिया जिसमें महिला के 25,000 रुपए थे। गए थे शादी में बलई, हमने गाड़ी बुक करी थी। वहां से हम स्टेशन पे आए, लोहाघाट स्टेशन पे। मैंने ड्राइवर के लिए पैसे निकाले छुट्टा देने के लिए, तो मेरा एक पर्स छोटे, उसमें मेरा 25,000 रुपया कैश था, तो वो गिर गया नीचे। हम तो ऊपर बहुत दूर निकल चुके थे। तो एक भैया जी थे, उन्होंने हमारा पर्स उठाया, उन्हें बोल के हमारा पर्स हमको वापस किया। उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा के घर से आ रहा था लोहाघाट दुकान की तरफ, बाइक में अचानक चौराहे पे मैंने देखा कि रोड पे एक पर्स गिरा हुआ है और वो किसी के थ्रू मैंने उठवाया बाइक को रोक के और चेक किया तो उसके अंदर काफ़ी रकम थी, जो कि गिनने के बाद 25,000 रुपये निकले। और तुरंत वहीं पर मैंने 3-4 ड्राइवर को संपर्क किया और उनको अपना नंबर दे दिया और कहा कि आप लोग संपर्क बनाइए, नज़दीक में जिसका भी पैसा हो तुरंत पहुँचे। और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ढूंढ भी लिया और आपकी उपस्थिति में हमने जो है उनको पर्स दिए भी दिया। और मुझे वहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में पैक्स कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान करने से सहकारी समितियों के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। आज बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड के लोहाघाट, वाराकोट व पार्टी ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा नई नियमावली में बदलाव करने की मांग को लेकर सचिव जगदीश जोशी के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया। कर्मचारियों ने कहा, नई नियमावली न तो प्रबंधन समिति के हक में है और न ही कर्मचारियों के हित में। राज्य सरकार की द्वारा जो नियमावली सहकारिता विभाग में लगाई जा रही है, उसके विरोध में एसडीएम कोर्ट लोहाघाट में अपना विरोध प्रदर्शन करते और ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो ये नियमावली लगाई गई है, ये कर्मचारियों के कहीं भी हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जयपुर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बुधवार को खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी आगवानी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ताजमहल विजिट के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वे 32 कारों के काफिले के साथ ताजमहल देखने के लिए पहुंचे। इसमें से 18 कारें अमेरिका से आई हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ ही मेरीन हेलीकॉप्टर भी आए हैं। एक ट्रेन को भी रिजर्व रखा गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ताजमहल विजिट को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुबह 7 बजे से अर्जुन नगर गेट से ताजमहल के रास्ते पर आवाजाही बंद रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ताजमहल देखने के बाद जयपुर रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे तक फतेहाबाद रोड पर आवाजाही प्रभावित रहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक आयोजित हुई। 24 अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों के दर्शन से लेकर सुरक्षा और उनके मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए यह बैठक का आयोजन हुआ है। वहीं मॉक ड्रिल में 7 जिलों में 15 क्षेत्रों में विभिन्न यात्रा की विभिन्न चुनौती जैसे कि भूकंप, लैंडस्लाइड, अतिवृष्टि, बादल फटना जैसी आपदाओं से निपटने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा से सीधे जुड़े विभाग और जिला प्रशासन के साथ टेबल टॉप किया जा रहा है।
ये जो आज इवेंट है टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जितने ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं यात्रा में, वो सब आए, उनको अपनी ड्यूटियां समझाई जाए, उनसे उनको महसूस किया जाए कि क्या उनकी जवाबदारी है, और क्वेश्चन आंसर के जरिए, सवाल जवाब के जरिए पूछा जाए उनसे। यहाँ पर हम डीसी साहब लोगों से भी पूछ रहे हैं, बाकी एजेंसीज आई हुई हैं, आर्मी है यहाँ पर, आईटीबीपी है, एयरफोर्स है, जो भी इसके अंदर शिरकत करता है वो यहाँ पर उसका कोई नुमाइंदा है जो समझेगा कि क्या चुनौतियां हैं इस यात्रा में और उन चुनौतियों को दूर करने के क्या तरीके हैं। कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब तक कई बार बैठकें हो गई हैं। उसी के क्रम में एनडीएमए के सहयोग से आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ पे हम सफल रहे हैं, कहाँ पे असफल हुए हैं, जहाँ पे असफल हुए हैं क्यों असफल हुए हैं और उसका क्या कारण है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों द्वारा किए गए सिडकुल के उद्घाटन को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने इसे अवैध करार दिया। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है। उनकी घोषणा अनेक प्रयासों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिकरण कराया था, लेकिन इसी बीच कुछ भाजपा और कुछ विरोधी पार्टियों के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया, जिससे इस कार्य में विलंब होता चला गया। अदर क्षेत्र में हम औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे। जैसे मैंने सन 2007 में बिरला टायर उद्योग लगवाया था, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी से बहुत विनम्र आग्रह किया था 2006 में, और लगभग 10,000 युवाओं को नौकरियां यहाँ पे स्थानीय और बाहर वालों को मिली थी। हमारा चेष्टा ये थी कि कम से कम 70% व्यक्तियों को जो रोजगार मिले वो उत्तराखंड के निवासी हों। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद। अनंतनाग में घायलों से मिले शाह। दिल्ली लौटने पर होगी सीसीएस की बैठक। जयपुर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी और 3 बच्चों के साथ पहुंचे आगरा। खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अगुवानी। ताज का किया दीदार। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सीएम ने 2 मिनट का मौन रख मृतकों को दी श्रद्धांजलि। राजधानी में अलर्ट। पुलिस ने बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई विशेष निगरानी। यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप पर रार। पक्ष विपक्ष में बार पलटवार। कांग्रेस ने संस्कारों की दी दुहाई। भाजपा ने पूछा क्या अपने परिजनों को देंगे खुली छूट। बीजेपी बोली सर्वोच्च न्यायालय ने दी है मान्यता। रामनगर के कोसी ब्लॉक से 2 दिन पहले ट्रैकुलाइज किए गए बाघ की मौत। ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में चल रहा था उपचार। गंभीर आंतरिक संक्रमण के कारण हुई डेथ। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।